सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने बोला था कि आपको फ्राइडे को एक वीडियो मिलेगी जिसमें चैप्टर नंबर 1 मीनिंग एंड बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स इंक्लूड होगा। तो उसका वीडियो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इसमें हम लोग चैप्टर को कवर करेंगे कौन सा, जो मीनिंग फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग को भी कवर यहाँ पे किया जाएगा। मीनिंग एंड बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिक टर्म, क्या क्या बेसिक टर्म होते हैं जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। जैसे कि आपके कोई भी अकाउंटेंट का पेपर हो गया, पेट एग्ज़ाम हो गया, कोई भी अकाउंटेंसी से रिलेटेड पेपर हो गया, एग्ज़ाम हो गया, इवन आपके कॉलेज के भी एग्ज़ाम्स में वो कभी पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ में। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि पीवाईक्यू से मैंने लिया है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लिया है। तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा और मेक श्योर करिएगा कि आपके सारे आंसर सही हो। टोटल 50 क्वेश्चन है। कमेंट में बताइएगा 50 में से आपके कितने आंसर सही हुए हैं। गुड मार्क्स है आपका, मैं मार्क्स लिख देती हूँ। तो गुड स्कोर है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है तो गुड स्कोर 45 से 50 के रेंज तक है। और अगर आपको 40 से कम मिल रहा है, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत आगे बढ़ें, तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको 35 से बिलो मिल रहा है, बिलो 35, तो आपको थोड़े और रिवीजन और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बिकॉज़ ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं इसमें और फर्स्ट चैप्टर है, तो एक एक चैप्टर को हम लोग इतने अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर से ना जाए। तो गुड स्कोर आपका 45 है और 35 से बिलो है, तो आपको नीड रिवीजन, आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। रिवीजन करने के बाद वापस से इस वीडियो को देखना और फिर वापस से एग्ज़ाम देना। यूपी कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी आ गई है जिसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी है और अकाउंटेंट की वैकेंसी है, इवन सीनियर अकाउंटेंट की भी वैकेंसी है। उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर अप किए गए हैं। पेट एग्ज़ाम आपका होता है, उसमें अकाउंटिंग का जो भी एग्ज़ाम होता है उससे भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। ऑलमोस्ट सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जो भी अकाउंटेंट का पेपर होता है उससे मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा था कि मैम इसकी क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल क्या है, तो मैं कमेंट में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगी। वहाँ पे आपको जितनी भी अकाउंटेंट से रिलेटेड वैकेंसीज़ आती हैं और जितने भी रिलेटेड वैकेंसीज़ आती हैं गवर्नमेंट से, वो मैं आपको वहाँ पे कवर अप कराऊँगी। और वहाँ पे डेली अपलोडेड वीडियोज़ होते हैं, पीडीएफ वीडियोज़ होते हैं जनरल नॉलेज के, इंग्लिश के। तो आप एक बार इस वीडियो को देखो और हम लोग शुरू करते हैं। मेक श्योर करना आपका स्कोर कितना हो, 45 to 50 के बीच में हो। ठीक, चलो। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हाई लेवल एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पे कवर किए, क्योंकि अगर हम लोग हाई लेवल का करेंगे, मैं आपको यहाँ का पढ़ाना चाहती हूँ और एग्ज़ाम में पूछता यहाँ का है, तो हम क्वेश्चंस भी ऊपर तक के लेवल का करेंगे, यहाँ तक के लेवल का। ठीक है, तो मैं हाई लेवल का क्वेश्चंस करा रही हूँ ताकि लो लेवल आपको एग्ज़ाम बहुत इजी लगे। हाई लेवल के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कवर अप करा रही हूँ। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन अकाउंटिंग इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, कौन सा ज़्यादा अच्छे से डिफाइन किया गया अकाउंटिंग को। रिकॉर्डिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, systematic process of identifying, measuring and communicating economic information, maintaining books of account for taxation, preparation of financial statement only। इसमें क्या होगा आंसर, इसका क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन ये बोलता है कि मैंने आपको बताया था देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस। एक डिफरेंस सब लोग कमेंट में लिखो जिससे कि आप लोग को याद हो सके, और बेसिक डिफरेंस सब लोग लिखेगा जो कि जनरली एग्जाम में पूछता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। सेकेंड,
द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं? मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूज़र फॉर डिसीजन मेकिंग, मिनिमाइजिंग टैक्स लाइबिलिटी, मेंटेनिंग लीगल कंप्लाइंस ओनली। यहाँ पे ओनली वर्ड ने ख़राब कर दिया सब कुछ, तो यहाँ पे ओनली लिख दिया तो ये गलत हो गया। इसका सही आंसर होगा प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स फॉर डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे दो तरीके के यूज़र्स को कवर किया जाता है। यूज़र्स कौन होते हैं? यूज़र्स होते हैं आपका, एक होता है इंटरनल यूज़र एंड एक होता है एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल में कौन कौन लोग आते हैं? इंटरनल में आपके मैनेजमेंट आते हैं, ओनर आते हैं। एक्सटर्नल में कौन कौन लोग आते हैं? एक्सटर्नल में इन्वेस्टर्स आ गए, शेयर होल्डर आ गए। बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन एक है जो कि ऑलमोस्ट 90% बच्चे स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। वो क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना। ये मेरे को क्वेश्चन का आंसर बताओ, एम्प्लॉय इंटरनल में आएगा कि एक्सटर्नल में आएगा? एम्प्लॉय इंटरनल में आएगा कि एक्सटर्नल में आएगा? ऑफिसर इंटरनल में आएंगे कि एक्सटर्नल में आएंगे? तो मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चन। ये ऑलमोस्ट मैंने बहुत स्टूडेंट्स के पेपर में ये देखा है, कॉलेज के भी पेपर में देखा है, कंपटीशन के भी पेपर में देखा है। ये क्वेश्चन आता ही आता है। एम्प्लॉय आपका आता है एक्सटर्नल में, एम्प्लॉय आता है एक्सटर्नल में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मेरी तो बुक में इंटरनल लिखा है। मैं बताती हूँ, एक्सटर्नल में एम्प्लॉयज़ आते हैं, ठीक है। ऑफिसर आते हैं इंटरनल में। अब कैसे इंटरनल में आते हैं? सुनो मेरी बात। ऑफिसर्स क्या चाहते हैं? मान लो आपने शेयर इशू किया, शेयर की प्राइसिंग कौन डिटरमाइन करता है? एम्प्लॉय डिटरमाइन करता है कि ऑफिसर डिटरमाइन करता है? ऑफकोर्स आपसे हायर लेवल पे जो होगा वही डिटरमाइन करेगा। एम्प्लॉय को सिर्फ अपना काम करता है, वो ऑफिसर्स डिसीजन लेते हैं, एम्प्लॉय डिसीजन नहीं लेते हैं। तो ज़्यादातर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अथॉरिटी होती है, वो एम्प्लॉय में होता है। और अगर हम लोग बात करें दो चीज़ों की, यहाँ पे एक और दो कॉन्सेप्ट आता है। एक होता है सेंट्रलाइज्ड होता है, और एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड। एक होता है सेंट्रलाइज्ड और एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। सेंट्रलाइज में क्या होता है कि सबसे ऊपर वाले के हाथ में सबसे ज़्यादा पावर होता है। फॉर एग्जांपल कंपनी में सबसे ऊपर फादर ऑफ द कंपनी प्रमोटर होता है, तो उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है। डिसेंट्रलाइजेशन में पावर को डिवाइड कर दिया जाता है नीचे नीचे लेवल्स पे। जैसे पावर को शेयर होल्डर, उसके नीचे जो लेवल पे होंगे मैनेजर, फिर एम्प्लॉय, ऐसे जो हायरार्की बनी रहती है उसमें डिवाइड कर दिया जाता है, वो डिसेंट्रलाइज हो जाते हैं। तो जब ये दो कॉन्सेप्ट आया, आप ये बताओ इन दोनों में जो ओनर कौन है वो कौन है? ओनर इन दोनों में कौन होता है? ऑफकोर्स जिसमें सबसे ज़्यादा पावर है, तो एम्प्लॉय और ऑफिसर में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होगी? ऑफिसर के पास होगी, ठीक है। तो ऑफिसर इंटरनल माना जाता है, एम्प्लॉय एक्सटर्नल माना जाता है। एग्जाम में अगर आएगा तो एम्प्लॉय लिखा रहेगा, इंटरनल पूछा रहेगा तो आपको रॉन्ग कर देना, क्योंकि एम्प्लॉय एक्सटर्नल होता है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया यहाँ से? इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये हाई लेवल MCQs है, इसको पढ़ो। मैंने आपको बोला था, मैं 2 दिन का टाइम भी दी थी, वेडनेसडे थर्सडे, कि इस चैप्टर को पढ़ो। ये चैप्टर बहुत बेसिक है, मैं नहीं चाहती इसमें से किसी भी बच्चे का कोई भी नंबर कटे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग? इसमें क्या होगा? रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्या होगा बताओ ज़रा इसमें? तो इसका नॉट बोला है, नॉट क्वालिटेटिव बोला है। नॉट को देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट बोला है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी होता है, कंपेरेबिलिटी भी होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली सर्व्ड एज इंटरनल, एक्सटर्नल, गवर्नमेंट ऑडिटर। सोच लो, अच्छे से सोचना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस का लेवल आपको देख के लग रहा होगा, जो बच्चा अच्छे से पढ़ा है उसको तो अच्छा लग रहा होगा, और जो बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़े हैं उनको क्वेश्चंस का लेवल देख के लग रहा होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इसमें ऑप्शन होगा एक्सटर्नल यूज़र्स प्राइमरली ये किस पे फोकस करते हैं? एक्सटर्नल यूज़र्स पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज अ नॉट
रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, कौन सा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं होता है अकाउंटिंग में? ओनर्स पर्सनल फीलिंग अबाउट बिजनेस, ओनर की पर्सनल फीलिंग अबाउट बिजनेस, क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म में नहीं गिनी जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन? बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? एनी एक्टिविटी इन द बिजनेस, ओनली कैश ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक इवेंट, मेजर इन द मॉनेटरी टर्म, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अच्छा, मैं इधर एक क्वेश्चन आया, मैं अभी कुछ स्टूडेंट से मैंने बात की थी, उन्होंने क्या बोला कि मैम मैं तो क्या करता हूँ, मुझे नहीं कुछ आता है ना, तो मैं देखता हूँ कि जो सबसे बड़ा है उसको मैं टिक करके आगे चला जाता हूँ। ये गलती तो आप करें ही ना, क्योंकि ये आपका कोई कॉलेज का पेपर नहीं है, कंपटीशन का पेपर है। तो इसमें जो सबसे छोटा दिखता है वो भी कहीं ना कहीं आंसर हो जाता है, जो सबसे बड़ा दिखता है वो भी आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन के आंसर्स को पहले पढ़ो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको एलिमिनेशन से करो। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे मान लो मुझे एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता बिजनेस ट्रांजेक्शन रिफर्स टू क्या होता है, तो मैंने क्या किया, बिजनेस ट्रांजेक्शन, चलो मैं एलिमिनेट करना शुरू करती हूँ। एनी एक्टिविटी, तो बिजनेस में तो सिर्फ वही एक्टिविटी आती है ना जिसमें मनी को मेज़र कर सके, तो एनी एक्टिविटी में तो क्रेडिट भी आ जाएगा और फीलिंग्स भी आ जाएंगी, कोई भी एक्टिविटी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। कैश ट्रांजेक्शन, नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, कैश ट्रांजेक्शन कैसे, कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता है। क्रेडिट में भी अगर हम परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट भी होता है, तो ये भी ट्रांजेक्शन, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन, अरे नहीं, सिर्फ क्रेडिट कैसे हो सकता है, कैश भी तो होता है, तो डी भी आंसर रॉन्ग हो गया। तो मैं क्या टिक करूँगी, सी टिक करूँगी। अगर आपको इनकेस ऐसा नहीं आ रहा है, चलो एक और केस लेते हैं। मुझे पता नहीं था कि क्रेडिट भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, तो मैंने कह दिया कि ओनली कैश ट्रांजेक्शन इंक्लूड होता है, तो मुझे ये पता चला, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, मुझे कन्फ्यूजन हो गया ऑप्शन नंबर बी में और ऑप्शन नंबर सी में, तो मैं किस पे टिक करूँगी, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में मुझे कन्फ्यूजन हो गया। ये सब ट्रिक्स बता रही हूँ जो कि आपको कैसे करना है क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बेसिक है, मैं नहीं चाहती इस चैप्टर से किसी भी बच्चे का कोई भी नंबर कम हो, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो मुझे आ नहीं रहा था, तो मैंने क्या देखा कि इकोनॉमिक इवेंट हो रहा है, मेजर इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, चलो ये ठीक लग रहा है। ओनली कैश ट्रांजेक्शन, बट आपको इस पर थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, अकाउंटिंग में क्रेडिट भी ट्रांजेक्शन इंक्लूड है, कैश भी ट्रांजेक्शन इंक्लूड है। मैं अगर आपको जर्नल एंट्री आगे पढ़ाऊंगी तो उसमें एक ट्रांजेक्शन आएगा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे प्रीवियस ईयर के, जिसमें जैसे दो ऑप्शन में मुझे कन्फ्यूजन लगा, बी एंड सी में मुझे दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन लगा, तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी कुछ और चैप्टर को रिकॉल करूँगी। जैसे जनरल को मैंने रिकॉल किया कि नहीं क्रेडिट भी आता है, तो रिकॉल करना आपको चैप्टर्स को, ठीक है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्या करना, बार बार रिविजन करना, उससे आपको रिकॉल होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग से आता है। विच कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड, कौन सा कॉन्सेप्ट ये एज्यूम किया जाता है कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए कंटिन्यू होगा। तो सारे जितने भी ऑप्शंस दिए, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो आंसर छोड़ के, मान लो ABC में जो भी आंसर है उस आंसर को छोड़ के, इसका आंसर बी है, तो बी को छोड़ के आपकी ये जिम्मेदारी है कि एक्रूवल कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इन तीनों के बारे में आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच अकाउंटिंग टर्म इंडिकेट्स एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी, एसेट ज़्यादा लायबिलिटी से, क्या होगा इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस, किसको एक्सपेंस, खर्चे की तरह ट्रीट करेंगे। पेमेंट ऑफ सैलरी, आपको सैलरी पेड करना, दैट इज आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10, विच टर्म रिप्रेजेंट द अमाउंट ओन बाय अ बिजनेस टू आउटसाइडर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आउटसाइडर को अमाउंट पे करना है, तो ये दिस वन इज़ योर लायबिलिटी। ये क्वेश्चन आपके आते हैं जनरली, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछे गए हैं, इतनी बार पूछे गए कि बच्चों को तो ये रटा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट। करंट एसेट का एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन नंबर सी, डेटर्स। ऑप्शन नंबर सी, विच ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सेपरेट ओनर्स फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस ओनर अलग अलग होते हैं, ये कौन बोलता है? तो ये आपका बोलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है अकाउंटिंग का? मेंटेन करना सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ये भी है, असरटेन करना प्रॉफिट एंड लॉस ये भी है, फोरकास्ट करना फ्यूचर सेल्स को विद सर्टेनिटी ये आपका नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट। नॉट बोल दिया गया यहाँ पे, तो हमको थोड़ा फोकस करना है। नॉट बोला गया है तो नॉट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, इसका जल्दी से मुझे आंसर बताओ क्या होगा? तो ये आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका एसेट रखा है, एसेट साइड में आप शो करते हो। क्वेश्चन नंबर 15, ड्राइंग रिफर्स टू। ड्राइंग क्या रिफर्स करता है? withdrawal of owner for the personal use. Which of the following is example of revenue? revenue का क्या example है? Question number 16, capital introduced, sale of goods, loan taken, purchase of an asset. तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, sale of goods. Which accounting term refers to cost incurred to earn revenue? Question number 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेंसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सटर्नल यूजर। कौन एक्सटर्नल यूजर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और ओनर इंटरनल में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डुअल एस्पेक्ट का फॉर्मूला आप लोग नीचे कमेंट में लिख के बताओ क्या होता है, मैं सबका कमेंट चेक करती हूँ। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटैंजिबल एसेट। इंटैंजिबल एसेट क्या होता है? मशीनरी, गुडविल, बिल्डिंग, फर्नीचर, विच वन इज द इंटैंजिबल एसेट? ऑफ कोर्स गुडविल। एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आपको, डिफरेंस बिटवीन गुडविल एंड कॉपीराइटिंग, सॉरी इसका आंसर बताना। what is the difference between goodwill and copywriting? इसका आंसर सब लोग को इसका आंसर सब लोग कमेंट में नीचे लिख देना। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा केस स्टडी। अब ये क्वेश्चंस अब बहुत बच्चे तो देख के चले गए होंगे वीडियो कि बहुत इजी मैम करा रही हैं, बट इजी नहीं है। अब आगे केस स्टडी करके दिखा दो। केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप थोड़ी सी
ये क्वेश्चंस तो आपके मॉडरेट लेवल के थे। अब आपके थोड़े अगर किसी शिफ्ट में हाई लेवल का क्वेश्चंस पूछ दिया जाए, टफ आ जाए, तब ये केस स्टडी पूछता है। और केस स्टडी जनरली ये मैंने सारे पिछले साल के ही केस स्टडी को उठाए गए हैं, तो आप इसको ध्यान से देखो और समझो, और मैं वेट करूँगी। आप इसको पढ़ोगे, पॉज करो वीडियो और अपना आंसर लिखो नोटबुक में, फिर मिलाओ सही है कि नहीं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। रवि स्टार्ट अ बिजनेस। चलो एक सेकेंड रुको। हाँ, शुरू करें। चलो, रवि ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख से। उसने परचेज किया फर्नीचर 1 लाख का, 20,000 पे किया, सैलरी एंड विथड्रॉ हुआ 30,000 का फॉर दी पर्सनल यूज। परचेज फर्नीचर को कैसे ट्रीट किया जाएगा? परचेज फर्नीचर को ट्रीट कैसे किया जाएगा, ये क्वेश्चन है आपका। अब मुझे बताओ, पहले क्वेश्चन जो पूछा उसको वापस से पढ़ो अपने साइड से, कि रवि ने बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख का, उसने फर्नीचर खरीदा, परचेज किया 1 लाख, तो 5 लाख में से 1 लाख गया, कितना बचा? 4 लाख बचा। अब उस 4 लाख से, क्वेश्चन ये देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वरना बच्चों को कन्फ्यूजन। 5 लाख था, 5 लाख का फर्नीचर कैश इनफ्लो आउटफ्लो कर रहे हैं। 5 लाख का मैंने फर्नीचर खरीदा तो मेरे पास से 1 लाख गया। फिर मैंने पे कर दिया 20,000 सैलरी को, 20,000 सैलरी पे किया, माइनस कर दिया मैंने 20,000। फिर मैंने 30,000 और कैश निकाल लिया, तो कैश गया ना बिजनेस में। ये आपका पूरा ट्रांजैक्शन है। परचेज फर्नीचर को कैसे ट्रीट किया जाएगा? परचेज कर रहे हैं फर्नीचर्स को, ट्रीट कैसे किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एसेट की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। क्योंकि मैं फर्नीचर खरीद के अपने बिजनेस में लेके आऊँ, एक तरीके का एसेट है मेरा। ठीक, अब देखो, सैलरी पेड इज क्लासिफाइड है, सैलरी पेड को कैसे क्लासीफाई किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेंस की तरह हम इसको क्लासीफाई करेंगे। ड्राइंग क्या करेगा? ड्राइंग विल क्या करेगा? ड्राइंग मेरा इंक्रीज करता है कैपिटल को, ड्राइंग डिक्रीज करता है कैपिटल को, ड्राइंग इंक्रीज करता है लायबिलिटी को, ड्राइंग डिक्रीज करते हैं इनकम को। क्या होगा? ड्राइंग क्या करेगा? तो ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, इंक्रीज कर देगा आपकी लायबिलिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर ड्राइंग के बाद जो कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सेम रहेगा कि डबल होगा? इसका बेस्ट आंसर है ड्राइंग के बाद कैपिटल क्या होगा, तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, डिक्रीज्ड। ये समझ में आया आपको? ये केस स्टडी 1 था। एक बार फिर से पढ़ना, आंसर्स को देखना आपके कितने केस स्टडी सही हुए, कितने रॉन्ग हुए। ये प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक बिजनेस ने सोल्ड किया गुड्स को 50,000 का क्रेडिट पे, उधार पे, उसको रिसीव हुआ 30,000 इन द कैश लेटर, बाद में 30,000 उसको रिसीव हुआ। अब बहुत ध्यान से समझना, मेरा खुद का बिजनेस है एक, मैंने सामान को बेचा है 50,000 पे, क्रेडिट पे बेचा है। क्रेडिट इन द सेंस क्या कि मैंने कहा कि भाई बाद में पैसा मेरे से ले लेना, उधार पे बेचा। ठीक है, उधार पे मैंने सोल्ड किया है और रिसीव किया है कैश 30,000 बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? क्रेडिट सेल क्या रिजल्ट लाएगा? क्रेडिट सेल क्या रिजल्ट लाएगा? क्या ये इंक्रीज करेगा कैश में? क्या ये इंक्रीज करेगा डेटर में? क्या ये इंक्रीज करेगा लायबिलिटी में? क्या ये डिक्रीज करेगा एसेट्स में? क्या इम्पैक्ट लाएगा? तो ये सही आंसर इसका होगा, ये इंक्रीज करेगा आपकी लायबिलिटी को।
कैसे इंक्रीज़ करेगा लाइबिलिटी को, पहले सुनो। मैंने सामान बेचा 50,000 का उधार पे, ठीक है, और 30,000 मैंने बाद में लिया, तो मेरी लाइबिलिटी है ना कि 20,000 और लेना है, 20,000 तो लेना बाकी है ना, तो आउटस्टैंडिंग आ गया। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ गई मेरी, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 30,000 कैश रिसीव हो रहा है डेटर से, ये क्या करता है, क्या करता है ये क्या करता है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये क्या करता है, क्या ये एसेट को इंक्रीज़ करता है सिर्फ, क्या ये एसेट को डिक्रीज़ कर देता है, क्या एक एसेट इंक्रीज़ करता है दूसरा डिक्रीज़ करता है, क्या लाइबिलिटी को ये इंक्रीज़ करता है, विच वन इज़ करेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, क्योंकि मैंने कैश रिसीव किया है डेटर से तो मेरी एसेट डिक्रीज्ड हो जाती है। डेटर्स क्लासिफाइड कैसे किया गया, लाइबिलिटी, कैपिटल, एसेट, कैसे डेटर्स को बताया गया है, डेटर्स क्या होते हैं, डेटा कहाँ शो करते हैं बैलेंस शीट में। क्वेश्चन नंबर 3, डेटर्स हमेशा एसेट साइड शो करते हैं बैलेंस शीट में। अच्छा एक क्वेश्चन था, डेटर आपके बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं, तो क्या होता है, कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट किया जाता है डेटर्स के साथ, और उस ट्रीटमेंट का नाम क्या है, सब पूछता है। मतलब डेटर्स में जो भी एडजस्टमेंट करते हैं, जनरली किसका एडजस्टमेंट करते हैं, तो डेटर में हम लोग जनरली बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट करते हैं। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, केस स्टडी 3, मज़ा आ रहा है केस स्टडी में, हो रही है कि नहीं आपसे, मुझे पहले ये बताओ। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपका छूट चुका है, आप उसको वापस से पढ़ो, जो दिक्कत है उसको करो, नहीं तो इसी केस स्टडी को वापस से देख के वापस से करो। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये सारे इसी से रिलेटेड आपके आएंगे। अब मैंने जो अभी आपसे पूछा था ऊपर, एक फॉर्मूला मैंने कहा था, उसी पे के बेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं वो फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला वो होता है एसेट इज इक्वल्स टू, सॉरी, या फिर ये लिख लो, ए इज इक्वल्स टू एल प्लस एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट आपका दिया कितना है 10 लाख, लाइबिलिटी दी है 4 लाख, तो कैपिटल कितना हो जाएगा, कैपिटल आपका हो जाएगा 6 लाख, कैपिटल हो जाएगा आपका 6 लाख। ये फॉर्मूला होता है एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। तो कैपिटल कितना हो जाएगा, मेरा एसेट 10 लाख का है, लाइबिलिटी 4 लाख की है, तो कैपिटल मेरी 6 लाख की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, 6 लाख। दिस बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट, ये बेस्ड है डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट पे, एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक, कॉन्सेप्चुअल ट्रिकी एमसीक्यूज अब हम लोग करेंगे। विच ट्रांजेक्शन्स विल नॉट अफेक्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन, कौन सी ट्रांजेक्शन अफेक्ट नहीं करती। परचेज़ किया मैंने गुड्स कैश में, ये ऑफकोर्स अफेक्ट करेगा। परचेज़ किया गुड्स मैंने क्रेडिट पे, ये भी अफेक्ट करेगा। चेंज इन मैनेजर, मैनेजर को क्या मैं चेंज कर दिया, अकाउंटिंग में कोई दिक्कत आएगी, नहीं दिक्कत आएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे 20 क्वेश्चंस मैंने ऊपर करवाए थे, फिर केस स्टडी के 10 क्वेश्चंस कराए, हमने 30 क्वेश्चंस को कवर अप कर लिए हैं। अब बाकी के बचे क्वेश्चंस को हम लोग आगे कर रहे हैं, ठीक है। मेक श्योर करना यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन सही निकले, ओके।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड ड्यू टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट? कौन सा रिकॉर्ड नहीं होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है, आँख बंद करके ही आप लोग इसका आंसर कर सकते हो। बिल्डिंग परचेज, मशीनरी परचेज, कैश सेल, ये सब रिकॉर्ड होंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुड रिलेशन विद एम्प्लॉयज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। विच टर्म इज बोथ एसेट एक्सपेंस डिपेंडिंग ऑन द यूजेज? विच आइटम इज बोथ एसेट एंड एक्सपेंस डिपेंडिंग ऑन द यूसेज? एसेट भी होता है, एक्सपेंस भी होता है, डिपेंड करेगा इसका यूज़ कैसे किया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट को हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है? आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है? एसेट होती है? नहीं, एसेट तो नहीं होती है। इनकम होती है? नहीं। कैपिटल होती है? नहीं, ये हमारी लायबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है? प्रीपेड मेरा एसेट साइड में जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट? एसेट नहीं है। कैश एसेट है, डेटर्स एसेट है, फर्नीचर एसेट है, क्रेडिटर हमारा एसेट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। मैं हाईलाइट करते जाती हूँ जो जो क्वेश्चन सही हैं आपके। आंसर लायबिलिटी। इफ़ लायबिलिटी इंक्रीज विदाउट चेंजिंग इन एसेट, देन क्या होगा? अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है विदाउट चेंज होता है एसेट में, अगर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होती है अगर मेरी लायबिलिटी इंक्रीज होती है बिना चेंज इन एसेट, तो क्या होगा? कैपिटल पे इफेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? कैपिटल क्या मेरा बढ़ जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल सेम रहेगा, कैपिटल डिक्रीज, ऐसे डिक्रीज हो जाएगा। तो कैपिटल डिक्रीज्ड मेरा हो जाएगा। ठीक। विच कॉन्सेप्ट इंश्योर रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस इन द पीरियड्स दे रिलेटेड टू? जिस पीरियड से रिलेटेड है उसी से एक्सपेंस को रिकॉर्ड करो। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है? ये कॉन्सेप्ट आपका बताता है मैचिंग कॉन्सेप्ट बताता है ये। ओके। नेक्स्ट, अभी मैंने ऊपर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताया, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ लायबिलिटी? इसका जल्दी से मुझे आंसर बताओ। इसका क्या आंसर होगा? एग्जाम्पल है लायबिलिटी का, बिल्स रिसीवेबल आपकी लायबिलिटी है, लोन मैंने लिया लायबिलिटी है, कैश इन हैंड स्टॉक, तो लोन लिया है उसको पे करना है, दैट इज कॉल्ड योर लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 20, एसेट कैपिटल क्या होती है? एसेट होती है बिजनेस की, लायबिलिटी होती है बिजनेस की, एक्सपेंस की होती है। डबल स्टार मार्क करो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैंने जब पेपर बच्चों को दिलाया था तब ये क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसका सही आंसर है कैपिटल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस होती है। ओके। और किस ट्रांजेक्शन से कैपिटल लायबिलिटी होती है बिजनेस में? कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल से? तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से। ओके, यहाँ पे भी मेरे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए टोटल। अब तक आपके 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। 40 में कितने मार्क्स हैं आप लोग बताओ? नेक्स्ट, लास्ट के 20 क्वेश्चन। लास्ट के 20 क्वेश्चन क्या है? ओके, शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब करता है अकाउंटिंग एंटिटी को, कॉन्सेप्ट सिनेरियो को, जहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप पे करता है अपने पर्सनल होम रेंट फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट। अगर जो बच्चा अच्छे से पढ़ा है तो ये सिर्फ फालतू का इतना बड़ा सा दिया है।
सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट को। अकाउंटिंग एंटिटी मतलब बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों अलग अलग हैं, ठीक। अब जहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप जो अकेला ओनर होता है, पे करता है अपने पर्सनल होम रेंट को बिजनेस बैंक अकाउंट से, तो ये क्या होता है, ये आपका ट्रांजैक्शंस क्या करता है, तो इसका क्या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगा, बिजनेस एक्सपेंस को रिड्यूस करेगा, टैक्स लायबिलिटी, या फिर क्या ट्रांजैक्शंस इग्नोर करेगा, पर्सनल मैटर्स को, क्या ट्रांजैक्शन ट्रीट करेगा, ड्राइंग एंड डिस्क्रीज करेगा, ओनर इक्विटी, क्या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा, लोन टू द लैंडलॉर्ड को, क्या इसमें सही होगा। तो इसमें सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजैक्शंस ट्रीटेड एज ड्राइंग डिक्रीज द ओनर्स इक्विटी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। विंड्रॉ ड्रेसिंग किसको कहते हैं और प्राइमरीली ये किसको वॉयलेट करता है, तो पहले समझना पड़ेगा विंड्रॉ ड्रेसिंग किसको कहते हैं। मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में बताया, विड्रॉ ड्रेसिंग उसको कहते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो किसी को, तो ये किसे वॉयलेट करता है, ये वॉयलेट करता है ऑप्शन नंबर बी, फेथफुल प्रेजेंटेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी को ये वॉयलेट करता है। इसको वॉयलेट करता है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी को। विच अकाउंटिंग सब फील्ड विद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में। डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग आ गया तो आपका ऑफकोर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, जो कि करेक्ट ट्रीटमेंट है फॉर द पोटेंशियल फ्यूचर इवेंट्स के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, हम एंटिसिपेट करते हैं फ्यूचर के लॉसेस को, ना कि फ्यूचर के प्रॉफिट्स को, ठीक है। इग्नोर करते हैं क्या, दोनों, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं। एंटिसिपेट करते हैं प्रॉफिट को, इग्नोर करते हैं लॉस को नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटिसिपेट करते हैं फ्यूचर के लॉसेस को बट फ्यूचर के प्रॉफिट को हटा देते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर एज अ फिक्टिटियस एसेट। फिक्टिटियस एसेट को कंसीडर करते हैं, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लेना, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर बिजनेस परचेज कर रहे हैं मशीनरी 5 लाख का, जो कि एक्सपेक्ट है लास्ट 10 ईयर्स का, रिकॉर्ड कर रहा है इंटायर कॉस्ट को एंड एक्सपेंस को ऑफ दिस ईयर, परचेज वॉलेट विच। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वापस से पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है यदि बिजनेस परचेज कर रहा है मशीनरी 5 लाख का, जो कि लास्ट 10 ईयर्स में है, और वो रिकॉर्ड कर रहा है इंटायर कॉस्ट को, एक्सपेंस को, क्या वॉयलेट कर रहा है, कौन से प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रहा है, कौन सी प्रिंसिपल को वॉयलेट कर रहा है। तो इसका सही आंसर बोल रहा है ये, इसका सही आंसर तो पहली बात तो ये होगा मैचिंग प्रिंसिपल को, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल होता है, मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है आप कमेंट में लिख के बताओगे, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा चुका है इसका, आज टेस्ट है आप लोग का, तो मैं वापस से नहीं बताऊंगी। इसका सही आंसर मैचिंग प्रिंसिपल होगा। कॉन्टिंजेंसी लायबिलिटी टिपिकली शो करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ड्यू टू विच कन्वेंशंस। कॉन्टिंजेंसी लायबिलिटी फुल डिस्क्लोजर, कि हमको सब कुछ डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिफाइंड सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी को सही से डिफाइन कौन किया गया है, तो सॉल्वेंसी एक ऑब्लिगेशन होता है बिजनेस को, जो कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। When a customer return goods to a business, which document is generally issued by the business to the customer? कस्टमर रिटर्न किया है गुड्स को, तब क्या इशू करते हैं, तब हम लोग इशू करते हैं क्रेडिट नोट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है when a customer return goods to a business, which document is generally issued by business to the customer? ये इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रेडिट नोट। कैसे कि आपने कुछ सामान खरीदा, नहीं पसंद आया, वापस से रिटर्न किया, तो एक जनरली आप बड़े बड़े मार्ट्स में जाओ, जैसे वी मार्ट हो गया, V2 हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, कोई मार्ट में जाओगे, सुपर बाज़ार में जाओगे, तो वहाँ पे आपको यही दिखता है, आपने कोई कपड़ा रिटर्न किया तो क्रेडिट नोट इशू किया जाता है, ठीक। तो क्रेडिट नोट जनरली किस पे इशू करते हैं,
क्रेडिट नोट जनरली हम लोग किस पे इशू करते हैं? क्रेडिट नोट इशू करते हैं परचेज रिटर्न पे। रेवेन्यू इज़ जनरली कंसीडर्ड रियलाइज्ड व्हेन, कब रेवेन्यू को रियलाइज किया जाता है? जब रेवेन्यू को कब रियलाइज किया जाएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये आप बताओगे मुझे। ये ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। एंड विच कॉन्सेप्ट इज़ रिलेट विथ, ये कमेंट पे लिख के बताना। ये क्वेश्चन जितने भी कराए गए आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं आपको ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस मैंने कराए। 60 में से अगर आपका 55 टू 60 के बीच में है तब तो आपकी प्रिपरेशन ठीक है। अगर 45 से बिलो है, 45 से बिलो है तो आपको क्या करना है और रिवाइज करना है, वापस से इसको देखना है, वापस से इसको क्वेश्चंस को करना है। इससे रिलेटेड ही इसी के आसपास क्वेश्चंस घूमेंगे और ये आपके पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। जो भी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि क्लास की PDF एनोटेशन के साथ वाली PDF सब PDF वहाँ पे भेजती हूँ मैं रिवीजन करने के लिए। उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं क्लास की अपडेट भी देते रहूँगी। कल आपकी नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा आपका, तो कल चैप्टर को पढ़ना, फिर MCQ में ऐसी प्रैक्टिस कराऊँगी। मेक श्योर करना कि क्लास को डेली जब अपलोड हो तभी आप देख लो और उसको रिवाइज़ करो कम से कम 2 बार। और जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि मैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट देते रहूँ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भेजो ताकि वो सब भी आपकी तरह एक अच्छी जॉब ले सकें। प्लीज़ स्टे फोकस एंड फोकस ऑन योर स्टडी। थैंक यू सो मच।